विनय कुमार के बारे में मैं जब सोचता हूँ तो मेरे अंदर एक साइको एनालिसिस चलता है कि ये शख्स अ, अ, विभिन्न विधाओं के बीच अंतर यात्रा में संलग्न है। इन्होंने शायरी से बात शुरू की, फिर कविताएं आई, फिर मनोवैज्ञानिक आलेख आए, फिर यक्षिणी पे केंद्रित एक खंड काव्य आया और जब हम सोच ही रहे थे कि तो एक अलग विधा में काव्य नाटक के तौर पे आत्मज हमारे हाथ में आया। तो मुझे लगता है कि ये शख्स एक ऐसी बात कहना चाह रहा है जिसके लिए अभी तक के जो विधाएं हैं उसके साथ प्रयोग करना आवश्यक है। तो मैं इस दृष्टि से आज के बातचीत को आरंभ करता हूं और सबसे पहले मैं आज के कवि विनय कुमार को मंच पे आमंत्रित करता हूं और इसके बाद मैं बतौर रंगकर्मी जो मेरे सीनियर रहे हैं और उनके साथ मैंने पहला नाटक भी किया था, जावेद अख्तर खान से गुजारिश करूंगा कि वो भी मंच पे आए और जी। और इसके बाद मेरे कॉलेज के दिनों के मेरे शिक्षक रहे और मेरी गलतियों को बाकायदा उस समय से मुझे बता रहे हैं डॉक्टर तरुण कुमार से मैं आग्रह करूंगा वो भी मंच पे आए और स्थान लें। और प्रसिद्ध कवि आलोक धनवा भी रास्ते में है, वो जैसे आएंगे हम लोग के साथ उपस्थित रहेंगे। कविता पे बात करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है कि पहले कवि आके उस पर कुछ काव्य पाठ कर दे। तो मैं इस बात से अनुरोध करूंगा कि विनय जी आके कुछ कविताओं का। धन्यवाद कृष्ण समित। ये सही है कि अलग अलग किताबों के बावजूद, रचनाकार एक ही व्यक्ति होता है। इसीलिए सारी रचनाओं में कवि की उपस्थिति को ढूंढा जा सकता है। सारी रचनाओं में कुछ न कुछ एक तादाद में होता है। कई बार ऐसा होता है कि पहली किताब जहां खत्म होती है दूसरी किताब वहां से शुरू होती है, और कई बार ऐसा भी होता है कि आप कोई किताब लिख लेते हैं तब आपको सोचता है कि पीछे कुछ था जो छूट गया है। जैसे फिल्मों में होता है, विनोद अनुपम बैठे हैं यहाँ पे, कि कई बार सीक्वल बनता है, उसके कई बार प्रीक्वल बनता है कि उसके पहले ऐसी ऐसी घटनाएं भी घटी हो सकती हैं। जीवन में भी होता है। मनुष्य के भीतर मनुष्य का जो जीवन है वो भले क्रम से घटित हो रहा हो, लेकिन जो रचना का काम है या मनुष्य के अचेतन में जितनी घटनाएं घटती रहती हैं, मनुष्य के अचेतन में जो विचारों का क्रम होता है उसमें कोई सिलसिला नहीं होता है, उसमें कोई तादाद नहीं होता है। मैंने आत्मज में एक पंक्ति आती है कि कोई आप किसी युवक को देख सकते हैं अपने भीतर कि वो अपनी ही चिता की आग से बीड़ी जलाकर बैठकर बड़े आराम से पी रहा है। तो ये दृश्य भी मनुष्य के भीतर दिख सकता है। ये सारा जो सिलसिला है जीवन के प्रवाह में है, लेकिन जीवन को जब रिव्यू करते हैं, जीवन को जानने की कोशिश करते हैं तो वो क्रम टूट जाता है। ये जो काव्य नाटक है आत्मज, इसकी शुरुआत सिर्फ इस वजह से हो पाई क्योंकि कविता श्रृंखला यक्षिणी का पटना में मंचन हुआ और मंचन के बाद ऋषिकेश सुलभ ने मुझे एक तरीके से प्रेरित किया कि इतना नाट्य तत्व है यक्षिणी में, आप चाहें तो आपको चाहिए काव्य नाटक लिखें। हिंदी में काव्य नाटक की परंपरा पुरानी रही है, लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं कि आजकल विधिवत जिसको कि एक सत्र में मंचित किया जा सके ऐसे नाटक नहीं है। बात आई गई हो गई और उसके बाद एक ऐसा अवसर आया कि मन में कोई विचार आया और मैंने एक स्वतंत्र कविता ही लिखी थी। स्वतंत्र कविता के बाद
धीरे 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 बाद के अंक सूझने लग गए और ये पूरी की पूरी श्रृंखला बनी। नाटक का जो ढांचा है वो थोड़ा अलग है। मैं जो काम करता हूं, मनोचिकित्सक हूं, जो मैं काम करता हूं संबंध थोड़ा उससे है। इसमें जो एक कवि है वह फ्राइडियन काउच पे लेटकर अपना मनोविश्लेषण करता है एक तरीके से, अगर देखें तो। दरअसल कोई भी रचना है वो कवि का ही मनोविश्लेषण है। वो अपने अपने आप को देखता है और अगर किसी और को भी देखता है तो उसको पहले अपने भीतर उतारता है, फिर उसको देखता है। यानी उसका ऑपरेशन थिएटर जो है वो उसके भीतर है, वहां जाकर ही शल्य क्रिया करेगा, खोजेगा, निकालेगा। तो ये जो पूरी रचना है वो उसी क्रम में हुई है। मैं सबसे जो इसका पहला अंश है वो एक मोनोलॉग की तरह है, कवि का एक आलाप है और उसमें आगे के जो कुछ भी दृश्य में चीजें हैं उनके बीच छिपे हैं इसमें, मैं उसी का पाठ कर रहा हूं। दृश्य यह है कि मंच पर कवि है अकेला, वाचक की मुद्रा में है और जैसे जीवन का संगीत, जैसे जन्म का संगीत होता है, वैसा ही कोई संगीत हौले हौले बज रहा है, बहुत धीमा, और कवि संबोधित कर रहा है सामने के लोग जो बैठे हैं उनको, दर्शक दीर्घा को। क्योंकि आप जब नाटक लिखते हैं तो ये नहीं लिखते, इस तरह से नहीं लिखते हैं कि आप 4 पन्ने तक एक डायलॉग बोलते चले जाएं या कोई पात्र आया और पूरा नाटक, पूरा एक इकलौता संवाद बोलता चला गया 200 पेज पे। नहीं, वहां हमेशा नाटक में ये करना होता है कि जो मंच पर जो भी पात्र होंगे उनका तादात्म्य होना चाहिए दर्शकों से, दर्शकों के साथ संवाद होना चाहिए और आंख वहां मिलनी चाहिए। तो जो एक कम्युनिकेशन मंच का है वो थोड़ा अलग होता है उपन्यास से और कहानियों से। तो इस तरह से वो कवि एक वाचक की मुद्रा में है और कम्युनिकेट कर रहा है। मैं वही अंश पढ़ रहा हूं। अच्छा तो होता कि इसके अंश जावेद अख्तर की आवाज में सुनते हम लोग। जावेद अख्तर हमारे समय के, हमारे शहर के और हमारे देश के बड़े अभिनेता हैं। ये सौभाग्य की बात है कि इस काव्य नाटक पर आज अपनी बात रखने के लिए वो हमारे बीच हैं। प्रोफेसर तरुण कुमार जी लंबे समय से मेरी सारी रचनाओं से गुजरते रहे हैं। ये एक अवसर है कि आज आत्मज के बारे में थोड़ी वो अपनी राय रखेंगे। मेरे लिए बहुत संतोष की बात होगी। परीक्षा की घड़ी है मेरे लिए भी कि मैंने जो किया है उसे एक गंभीर प्राध्यापक और गंभीर आलोचक की दृष्टि से देखता है। तो इसी भूमिका के साथ मैं अंश पढ़ रहा हूं। देवियों और सज्जनों, भाइयों और बहनों, हिंदियों, मिस्रियों, मेसोपोटामियों, ग्रीको, सुमेरियो, बेबीलोनियो, फ्रेंड्स, रोमन्स एंड कंट्रीमैन, स्वागत है लीला की छत पर। आओ छलांग मार, नहीं मार सकते तो सीढ़ियां भी, नहीं चढ़ सकते तो लिफ्ट एलिवेटर भी। आओ इस छत पर जो मिट्टी की दुनिया में मिट्टी की बनी है। सचमुच के गांव और सचमुच के घास फूस, लता गुल्म गाछ बिरिछ, जगर मगर नगर में लोग ही लोग, कुछ जोड़ने को, जगह जगह पत्थर सर फोड़ने को, छोटे चढ़ने को छोटे बड़े पर्वत, छुपने छुपाने को गुफा, घने वन घना अंधकार, टॉर्च सी आंखें, बाघ के पंजे और भूख के दांत, पता नहीं क्या क्या, क्या नहीं सब कुछ। झाड़ियों के पार, लता के मंडप में चुंबन ही चुंबन, मनमत और रतिके से इत्कार, और भांत श्रांति के सुख से किसी महानद सा बहता संसार। अरे डर गए क्या कि हुए उत्तेजित, कि आई कोई याद, कुछ बीता मन चीता या चीता या सांप, कोई चुंबन कोई दंश, जीवन का जगत से छिपा कोई अंश, कोई चौखट और आंगन और कोहबर और वंश, या रौंदे हुए वन में कोई विस्मृत अवतंस, कोई कृष्ण कोई कंस, कि मानस के सर में तिरता कोई हंस। कुछ तो है, कुछ तो है, कहां नहीं कुछ, कुछ से ही सब कुछ। कैसा प्रलाप, कैसा आरंभ यह, उड़ती हुई कथा की कैसी यह टेक, कि एक में हर एक उपस्थित भी है आमंत्रित भी। कैसा आख्यान लिए बैठा मैं, बैठा नहीं नहीं अभी तो खड़ा हूं, बैठे तो आप हैं थके से, सदियों सहस्राब्दियों चले हैं चलाए हैं,
जले हैं, जलाए हैं। कवि का सौभाग्य कि आज यहाँ आए हैं, बहते बहाते उस शहर के पार जहां घोड़ों की कब्रों पर दौड़ती है कार। बहते बहाते उस शहर के पार जहां घोड़ों की कब्रों पर दौड़ती है कार। स्वागत है देवियों, स्वागत है सज्जनों कि आप मेरे क्या नहीं, उजले और सांवले और काले और लाल और नीले और पीले और हरे अतीत, जीती हुई हार, हारी हुई जीत। आप मेरे हृदय, आप मेरी पृथ्वी, कोमल अंतरंग, आप मेरे व्योम, क्रूर सुदूर। आप मेरी वाणी में बात जैसे ये, आप मेरी वाणी में बात, आप मेरे साथ जैसे ये दोनों हाथ, और आप ही मेरे विरुद्ध जैसे युद्ध जो सदा और सर्वथा अशुद्ध। और आप ही मेरे बुद्ध कि आप ही तो उसके भी उस बेहबल छोरे के पार किया था जिसने राजसी परकोटा चिन्हों प्रतीकों से अटे हुए टीले पार की थी नदियां जो प्राण जो मृत्यु पार किए थे, जिसने अपनी ही काया की नाव में बैठ भूखे और प्यासे प्रश्नों से भरे पारावार जो अपार। आप ही मेरे कपिल वस्तु, आप ही अवंती, आप ही मगध, आप ही मोहना, आप ही निरंजना, आप ही सेनानी ग्राम, आप ही सुजाता, आप ही वह खीर। कितने सुंदर और मीठे हैं आप, और कितने खुले जैसे धर्मारण्य, और कितने पवित्र और सिद्ध जैसे भूमि वज्रासन की, कितने उदार छायादार जैसे कोमल किसलयों से भरा विशाल अश्वत्थ। आप ही मेरी यात्रा, मेरे गंतव्य, मेरे इस पात्र से बहती करुणा आप ही की आत्मा से आई है बहकर। आप तक आया हूं लेकर आपका ही जल, आपकी ही कथा है, आपके ही पिता की, आपकी ही माँ की, और आपकी ही भूली और बिसरी संतानों की। मैं तो बस चित्त एक अति निम्न कोटि का निमित्त, प्रसव का घर अनवरत अशौच से मलिन और सदबद। आइए सुने और सुनाएं और एक साथ गंगा नहाएं। अरे अरे गलत कह गया, गंगा आप नहाएं। मुझे तो प्रिय कर्मनाशा, प्रिय उसकी पीड़ा से भरी हुई धार, प्रिय उसके सूने उपेक्षित कछार। कविता की पाठ और काव्य की खूबसूरती ये होती है कि जो चीज़ दर्शन से भी छूट जाता है वो कविता व्यक्त करती है। इस बातचीत को मैं इससे पहले आगे बढ़ाऊं, मैं अनुरोध करूंगा कि जो भी इस परिचर्चा में भाग लेना चाहते हैं उनसे अनुरोध है कि वो आगे आके बैठे, सीट भी खाली है। कविवर विनय कुमार जी, मेरे एक और मित्र हैं विनय कुमार, इसलिए डॉक्टर विनय कुमार जी। और ये डॉक्टर विनय कुमार हैं, डॉक्टर हैं, सचमुच डॉक्टर हैं ये। जो लोग यहाँ इनको व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं विनय जी को, उनके लिए जो पीछे बैठे हैं बता दूं कि ये पेशे से चिकित्सक है, लेकिन चिकित्सक मतलब शरीर ऊपरी भाग के नहीं, मन के चिकित्सक है, ये मनोचिकित्सक है। तो और कवि का काम भी मन को ही समझना है, आदमी के मन को समझना कवि का काम है। और एक पेशे से चिकित्सक होने के नाते इनका काम भी है आपके मन को में क्या चल रहा, उथल पुथल क्या चल रही है उसको समझना। तो कवि रूप के रूप में विनय जी से बहुत पुराना परिचय है। विनय जी हमारे मित्र हैं। उनका आग्रह कि जो पुस्तक प्रकाशित हुई है, जो यहाँ आपको वो पुस्तक का कवर दिख रहा होगा, आलोक जी आ गए। आलोक जी मंच पर अगर आ सके तो आ जाइए जी। लाए जा सकते हैं तो मंच पर ले आइए, आ जाए, आप ले आइए मंच पर। आइए। हमारे समय के सबसे महत्वपूर्ण कवि आलोक धनवा जी हमारे बीच आए हुए हैं, तो आपसे आग्रह है कि उनका स्वागत मंच पर करें। आलोक धनवा जी, तो ये उम्र का तकाजा है और दूसरी तरफ कवि बीमार भी रह रहे हैं आजकल आलोक जी, तो फिर भी वो आज इस पुस्तक पर जो चर्चा हो रही इसमें शामिल होने के लिए हमारे बीच आए हैं, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है आलोक जी का। आलोक जी आइए, आइए आइए।
ये सही कह रहे हैं आलोक जी कि डॉक्टर साहब का मामला था तो क्या करते हैं। तो मित्रों, ये जो पुस्तक है आत्मज, इसका नाम पहले कवि ने, जहां तक अगर बात होगी तो विनय जी बताएंगे, कवि ने इस पुस्तक का शीर्षक दिया था पितृहीन। सबसे पहले पितृहीन यानी ऐसा पुत्र जो पिता जिसका नहीं है, जिसके पिता का पता नहीं है या जिसका पिता कम समय में समाप्त हो गया है। हमारा और आपका सबका अभी जितने भी मौजूद यहाँ लोग हैं, या तो वो किसी के बेटे हैं या किसी के पिता हैं। तो ये जो पुरखे का संबंध है, पुरखों का जो रिश्ता है हमारा, ये एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी नहीं, पता नहीं कितनी पीढ़ियों से ये रिश्ता चला आ रहा है। आप अपने से सवाल कीजिएगा कि हमारे पुरखे कौन हैं, हम लोग किसके वंशज हैं, किसके पुत्र हैं। तो कवि विनय कुमार ने इस पुस्तक का जो लोकार्पण माने समर्पण दिया है, उसी से मैं अपनी बात शुरू करूंगा। विनय जी ने इसका समर्पण में लिखा है, बाबा और बाबूजी के लिए जिनके भाव, स्वभाव और अभाव का अंशधर हूं। तो बाबा और बाबूजी, क्या वजह है कि इस समय आत्मज, जिसका अर्थ होता है बेटा, पुत्र, अपने से निकला हुआ, तो आत्मज कविता भी हो सकती है, अपने से निकली हुई कविता। आत्मज आपके अंश का जो निकला हुआ है अंश, यानी आपका पुत्र या आप जिसके पुत्र हैं। तो ये जो हमारा संबंध है पुरखों का, इतिहास का संबंध उससे है। और इतिहास के साथ, हमारे पूर्वजों के साथ जिस तरह से पेश आ रहा है ये समय, और जो सत्ताधारी जो पेश आ रहे हैं हमारे इतिहास के साथ, वो आपके सामने है। ऐसे समय में इतिहास में अपने पुरखों को याद करना, और इन्होंने कहा ना कि घोड़ों की कब्र के ऊपर चलती हुई है कार। हमको नहीं पता कि गांधी मैदान में अभी जिस जगह पर मैं खड़ा हूं उसके नीचे कितना इतिहास दफन है, आपको भी नहीं पता। हम शायद अपने बहुत बहुत ज्यादा पीछे जाते हैं तो अपने पिता तक जाते हैं। आप लोगों में से कौन है जो अपने दादा तक जाता होगा? हाँ, हो सकता है कि हम दादा तक जाए, दादा के बाद परदादा तक, या परदादा के बाद और लकड़ दादा, उसके बाद से मुझको मालूम नहीं हिंदी में कोई शब्द है कि नहीं। दादा, परदादा, लकड़ दादा, और क्या होता है, छकड़ दादा, पता नहीं कितने दादा। ये तो आप पीछे जाते रहिए। तो ये किताब ईसा के जन्म से 600 वर्ष पहले तक जाने वाली किताब है। अभी राजकमल प्रकाशन ने, ये राजकमल प्रकाशन में आप जाएंगे, किताब उलट पलट कर देखेंगे, तब इसमें आपको दिखाई देंगे कहीं राहुल जो किसके सुपुत्र हैं, राहुल सिद्धार्थ के जो महात्मा बुद्ध हुए, इसमें दिखाई देगा। अजात शत्रु जो किसका पुत्र है, तो बिंबिसार का। वो बिंबिसार जिसका संबंध आम्रपाली से है, वो आम्रपाली जिसको एक समय जो अजात शत्रु का जो सुपुत्र है वो जीतना चाहता है, यानी पिता और पुत्र दोनों एक आम्रपाली से संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। बिंबिसार का पुत्र है अजात शत्रु। तो ये जो इतिहास है, यानी हम 2025 में है, 2025 और उसके पहले चले जाइए 600 वर्ष, यानी 2500 वर्ष पहले, 2500 साल पहले ये गांधी मैदान कहाँ, और ये गांधी मैदान की ये धरती कहाँ, और इस धरती पे जो जमी हुई मनो मिट्टी है, हजारों टन की, पता नहीं लाखों या करोड़ों टन जमी मिट्टी, इस मिट्टी में दफन इतिहास, क्या हमारा उससे कोई रिश्ता बनता है? आपका कोई रिश्ता बनता है? हमको तो रिश्ता बनाते हैं हमारे राजनेता बना रहे हैं रिश्ता, कि तुम इसके वंशधर हो और तुम इसके की औलाद हो, और अगर उसकी औलाद हो तो तुम ये हो, और अगर उसकी औलाद है तो तुम वो हो। तो हमको तो इस तरह से दिखाया जाता है इतिहास को पता नहीं कुछ शब्दों में और कुछ समय के लिए सीमित कर दिया जाता है। तो इतिहास की व्याख्या मैंने दुर्व्याख्या के इस दौर में आत्मज, जब मैं इसको उलट पुलट रहा था तो मुझको आश्चर्य हुआ कि हम एक ऐसे समय में जा रहे हैं जब हम देखते हैं राहुल जो सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध का बेटा है, हम देखते हैं
विमल कोंडाना जो आम्रपाली का पुत्र है, जो बिंबिसार से उसको हुआ है पुत्र। हम देखते हैं अजातशत्रु जो बिंबिसार का दूसरा बेटा है। हम देखते हैं उदयभद्र जो अजातशत्रु का बेटा है। और फिर हम देखते हैं जीवक जो सबसे बड़े पुराने शल्य चिकित्सक है। ये भी चिकित्सक है और जीवक भी चिकित्सक है। इसमें एक जीवक भी पात्र है। तो जीवक जो शल्य चिकित्सक है, कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध को जब फोड़ा हुआ था या क्या, बहुत बहुत ज्यादा घाव हो गए थे पूरे शरीर में, तो उनकी शल्य क्रिया की थी जीवक ने। तो जीवक आयुर्वेदाचार्य के रूप में भी जाने जाते हैं और शल्य चिकित्सक के, उनको कहा जाता है भारत का पहला शल्य चिकित्सक जीवक, जिसकी चर्चा बुद्ध बौद्ध धर्म से संबंधित कई पुस्तकों में है। जीवक भी है जिनके माता पिता का पता नहीं है। हमको तो अपने पिता का पता है, समीउल्लाह खां। हमको अपने दादा का पता है, मौलाना मजरुल हक खान। फिर उनके बाद नहीं पता है। पता नहीं, हो सकता है बिंबिसार से भी संबंध हो सकता है कि अजातशत्रु से भी हमारा संबंध हो। ये कहा नहीं जा सकता है कोई दावे के साथ। यहाँ मौजूद जितने भी लोग हैं, यहाँ स्त्रियां, लड़कियां, छोटे बच्चे, या पिता तुल्य या पुत्र तुल्य यहाँ बैठे हुए, थोड़ा पीछे जाइए। कितना पीछे आप जा सकते हैं? हमको तो पता चला कि हम लोग की जो माँ है वो अफ्रीकी मूल है। ये पता चला हमको, आजकल पता चल रहा है। मानव शास्त्रियों ने बताया कि जो मेरी पूरे मनुष्य जाति की, ये जो हम लोग हैं, पूरी मनुष्य जाति की जो माँ है वह अफ्रीकी मूल है। और वहीं से मनुष्य प्रजाति विकसित हुई, पूरी दुनिया में फैल गई। हम तो बड़ा दावा कर रहे हैं कि ये इतिहास है और यही इतिहास की हमारी व्याख्या है। विनय जी कम से कम ये जरूर करते हैं कि हमारी मनोग्रंथियां को खोल देते हैं कि अपने इतिहास को खुली आंख से तुम देखो। इसीलिए अभी उन्होंने एक कविता सुनाई, पता नहीं आपने ठीक से उस पर ध्यान दिया कि नहीं। उन्होंने मिस्र की चर्चा की, हिंद की चर्चा की, मेसोपोटामिया की चर्चा की, ग्रीक की चर्चा की, उन्होंने सुमेरिया की चर्चा की, बेबीलोन की चर्चा की, उन्होंने रोमन साम्राज्य की चर्चा की। अब आप देख लीजिए, पूरा ये प्राचीन सभ्यताएं हैं। जो पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी हैं, जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, जितने नाम हमने, जितनी सभ्यताओं के नाम लिए, उन सारी सभ्यताओं से आप परिचित हैं, पुस्तकों में पढ़ते रहते हैं। वैसे अब तो इतिहास पढ़ाया जाता है आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में। आजकल एक ग्रोक नामक जंतु भी आ गया है AI का, वो भी पढ़ा रहा हमको इतिहास। अब तो पुस्तक देखने की जहमत भी कम उठाई जाती है। लेकिन ये अच्छा लगता है कि आप इतनी बड़ी संख्या में पटना पुस्तक महोत्सव में शामिल हो रहे हैं, पुस्तकें खरीद रहे हैं और समय दे रहे हैं पुस्तक में। उस लेखक के मन में क्या चल रहा है, वो अपने समय को और अपने इतिहास को कैसे देख रहा है, आप उसके लिए अपना समय दे रहे हैं। तो ये अभी भी उम्मीद है, आप माने पुस्तक के पाठक अभी भी उम्मीद है कि इतिहास इस तरह से विकृत नहीं किया जा सकता है जिस तरह से विकृत आजकल किया जा रहा है। तो ये मैं कुछ पंक्तियां पढ़ूंगा क्योंकि कवि का भी आग्रह है। तो मैं छोटा सा अंश इसमें से पढ़ूंगा कि ये जो नाटक है, काव्य नाटक, एक तरफ ये कविता है, दूसरी तरफ ये नाटक है। हिंदी में जो लोग हिंदी के विद्यार्थी हैं वो जानते होंगे कि हिंदी में नाटक तो बहुत लिखे गए, काव्य नाटक कम लिखे गए। और एक काव्य नाटक सारे काव्य नाटकों पर भारी है, वो अंधा युग। और इतना भारी है कि कवि विनय कुमार भी उसकी चर्चा बहुत ही सावधानी से करते हैं कि जब हिंदी, जिस भाषा में अंधा युग जैसा नाटक लिखा गया हो, उस भाषा में काव्य नाटक लिखने की हिमाकत जैसी विनय कुमार जी ने अपनी विनम्रता व्यक्त की है कि अंधा युग जिस भाषा में, हिंदी में अंधा युग नाटक हम लोगों ने उसको खेला है। आप लोगों में से बहुत सारे जो रंगकर्मी होंगे उन्होंने खेला होगा, आप में से बहुत सारे दर्शक होंगे जिन्होंने वो नाटक देखा होगा। ये नाटक काव्य नाटक के रूप में ही लिखा गया, ये नाटक ध्वनि नाटक के रूप में ही लिखा गया और सबसे पहले इसको रेडियो पर ही प्रसारित किया गया। खुद धर्मवीर भारती को भी अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर रंगमंच का इसकी स्थायी धरोहर ये नाटक बन जाएगा, अंधा युग। अब आत्मजयी के भविष्य में, गर्भ में आत्मजयी का क्या होने वाला है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये जरूर बता सकता हूं कि इसमें क्या संभावनाएं हैं, क्या चीज है छिपी हुई। तो सबसे पहले तो
ये आपके दिमाग में ये साफ करती है ये किताब कि आप ये मत समझिए कि 2500 साल पहले की कहानी है तो कोई इतिहास है। ये खुद इन्होंने, विनय जी ने अपनी पुस्तक की प्रस्तावना में ही बताया कि ये इतिहास की पुस्तक नहीं है, इसलिए कृपया इसको ऐतिहासिक मानने की भूल मत करें। फिर उन्होंने एक जगह कहा है कि मेरे इस पात्र से बहती करुणा आप ही की आत्मा से आई है बहकर, आप तक आया हूं लेकर आपका ही जल। जैसे हमारे यहां संस्कृत में है ना, त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमय समर्पय, आप ही की वस्तु है और आप ही को मैं समर्पित करता हूं। तो कवि कह रहा है कि आप तक आया हूं लेकर आपका ही जल, आपकी ही कथा है, आपकी ही पिता की, आपकी ही मां की और आपकी ही भूली और बिसरी संतानों की। मेरी तो एक ही बेटी है और कोई संतान मेरी है नहीं, मैं तो नहीं जानता हूं। और कई बार तो एक अंग्रेजी में नाटक है फादर, या क्या इंग्लिश का नाटक है क्या, जिसमें फिल्म बनाई थी गोविंद निहलानी ने, पिता करके फिल्म बनाई थी, जिसमें मां पिता को सिर्फ ये कहती है कि एक पिता बता नहीं सकता है कि ये किसकी संतान है, एक मां ही बता सकती है कि ये किसकी संतान है। हम जो दावा करते हैं, बहुत ही जो पुरुष दावा करते हैं, उस दावे की धज्जी उड़ाने वाला ये नाटक है पिता, जिस पर शायद गोविंद निहलानी ने एक फिल्म भी बनाई थी। वो नाटक है मूलतः जिसमें स्त्री ही धारण करती है संतान को, और वो असली, लेकिन कवि अपने पिता को जानना चाहता है, अपने पुरखों को समझना चाहता है, इसलिए ये इस यात्रा पर कवि जाता है। जैसा मैंने अभी आपको संकेत किया कि इसमें यशोधरा है, इसमें आम्रपाली है, इसमें अजातशत्रु है, इसमें बिंबिसार है, इसमें वैशाली है, राजगीर है, मगध है। आजकल भाई नीतीश जी तो बिहार दिवस मनाते हैं, नीतीश कुमार बार बार कहते हैं बिहार का गौरव गान करते हैं। हम लोगों में से भी जो बिहार से जुड़े हुए हैं वो गौरव गान करते हुए 2-3 चीज का नाम जरूर लेते हैं। मगध, जिसमें एक समय में मगध नाम की पुस्तक ही लिखी थी, हाँ, श्रीकांत वर्मा ने, और उसमें बताया था मगध को राजसत्ता का उदाहरण बनाकर। और यहां भी मगध एक राजसत्ता का प्रतीक बनता है जब बिंबिसार सामने आता है, जब अजातशत्रु सामने आता है, और वो सत्ता जब वैशाली उस गणतंत्र को कुचल डालने के लिए बढ़ती है। उसके बावजूद जो इतिहास अपनी चाल चलता है, जिस तरह से चलता है, उसको समझने के लिए ये पुस्तक आपको एक उंगली पकड़ के एक तरफ, एक जगह ले जाती है, जहां पर आपको समझ में आता है कि पुत्र के लिए पिता होने का क्या अर्थ है, हमारे लिए पिता होने का क्या अर्थ है। हमारे पिता, मेरे पिता समीउल्लाह खां है कि मेरे पिता वो पूरी की पूरी रिक्त, पूरी परंपरा है, पूरी पितृत्व परंपरा है जो चली आ रही है पता नहीं कि हजारों वर्षों से मेरे साथ, मेरे इस हड्डी मांस मज्जा में, पता नहीं, और मेरी स्मृतियों में, ये सब है इस पुस्तक में। मैं कहीं अपनी तरफ से ये बात बनाकर नहीं कह रहा हूं, ये हमारे मांस मज्जा और रक्त में, मस्तिष्क में, हमारी चेतना, मेरे अवचेतन में, चेतन में क्या क्या नहीं है जो कि हमारे पुरखों से हजारों साल से चली आ रही चीज है। तो उसको समझने का, पुत्र को समझने का, पुत्रहीनता को समझने का, पिता को समझने का और पितृहीनता को समझने का, पुत्रहंता को समझने का और पितृहंता को भी समझने का। यहां पिता को मारने वाले पुत्र हुए हैं और पुत्र को मारने वाले पिता हुए हैं। ये कोई अकेले की कथा नहीं है। शाहजहां औरंगजेब द्वारा बंदी हुआ तो बिंबिसार भी अपने पुत्र अजातशत्रु द्वारा बंदी हुआ, और न केवल बंदी हुआ, भूखों से एड़ी रगड़ रगड़ कर मारा गया। मुझे इसी से पता चला बिंबिसार कारागार में भूख से तड़प तड़प कर उसने जान दी अपने बेटे अजातशत्रु की वजह से। तो औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद किया, ये तो हाल की बात है, ये तो हाल का अतीत है। पीछे चले जाइए तो बिंबिसार को कैद किया उसी के पुत्र ने। तो इस तरह से हमारी परंपरा में तो ये भी है। इसको हम कैसे देखेंगे?
तो उसको खुली दृष्टि से देखने की वकालत करती है ये पुस्तक। मुझको ताज्जुब हुआ, और जो यहाँ पर आलोक जी हैं और हम मेरे मित्रवर प्रोफेसर तरुण कुमार हैं जो कविता के बहुत समर्थ आलोचक हैं, और भी सामने बैठे हुए कविता के यहाँ कई लोग जो मौजूद हैं जो कविता के मर्म को समझते हैं, समझाते हैं। मुझे नहीं मालूम कि हिंदी में माँ पर जितनी कविताएं लिखी गई हैं पिता पर उतनी कविताएं लिखी गई हैं या नहीं, मुझे नहीं मालूम, या तो नहीं लिखी गई हैं। और जब मैं ये पढ़ रहा था तो मुझे अचानक देखकर, पढ़ते हुए अचानक मुझे एक कवि की याद आई, और आपको मैं बताता हूं उस कवि का नाम। आप में से किसी को ध्यान है तो वो बताएं उस कवि का नाम। वो कवि है रघुवीर साहब, जिन्होंने पिता की चर्चा की है। और विनय कुमार जो चर्चा करते हैं वो आपके सामने मैं रखता हूं। विनोद कुमार कह रहे हैं, विनय कुमार कवि के रूप में, कि बहुत कुछ पृथ्वी और उसका वैविध्य, उसका सौंदर्य, उस पर बसा संसार, उजले रास्ते, काले अवरोध, देखने की कोशिश और आंखें छीनने का षड्यंत्र, और लालच और स्वार्थ और हिंसा और हत्या और अकाल मृत्यु, और जीवन हर हाल में जीवन, जैसे गर्भ से गोद तक आते बच्चे, जैसे दूर से आते और क्षितिज तक जाते बंजारे, जैसे चुल्लू भर धूप लिए भटकते फकीर। मगर ये सब तो भाषा में, मौन में क्या? मौन में क्या? मौन में शायद वे सारे दुख जो अकथ विवशताएं जो मां की आंखों में डूबती रातों में चुपचाप बहीं, रातें, हाँ रातें, और ठंड और हड्डियों को चीरती हवाएं, और पूस में धान के खेत अगोरते पिता। यहां बहुत सारे लोग किसान के पुत्र होंगे या उनके दादा होंगे किसान, तो इस पर ध्यान दीजिए। और पूस में धान के खेत अगोरते पिता, और धान की बालियां और उनकी आपसी बदकही जिसे सुनते पिता, मेरे पिता। मां का रोना और पिता का होना गाया है मैंने, शब्दों और वाक्यों के बीच निशब्द। जब इन्होंने और ये जब मैं पढ़ रहा था तब मुझे अचानक ध्यान में आया कि मुझे आपके सामने रघुवीर साहब की वो कविता भी पढ़ देनी चाहिए जो कविता उन्होंने पिता पर लिखी है। रघुवीर साहब की दो छोटी छोटी कविताएं हैं। यही मैं हूं, यही मैं हूं, और जब मैं यही होता हूं थका, या उन्हीं के से वस्त्र पहने जो मुझे प्रिय हैं, दुखी मन में उतर आती है पिता की छवि। दुखी मन में उतर आती है पिता की छवि। अभी तक जिन्हें कष्टों से नहीं निष्कृति, उन्हीं अपने पिता की मैं अनुकृति हूं, यही मैं हूं। और दूसरी कविता है शक्ति दो। शक्ति दो, बल दो हे पिता, शक्ति दो, बल दो हे पिता, जब दुख के भार से मन थकने आए, पैरों में कुली की सी लपकती चाल छटपटाए। इतना सौजन्य दो कि दूसरों के बक्स बिस्तर घर तक पहुंचाएं। कोट की पीठ मैली ना हो ऐसी दो व्यथा, शक्ति दो। और ये नहीं दो तो यही कहो, अपने पुत्रों, मेरे छोटे भाइयों के लिए यही कहो, कैसे तुमने अपनी पीढ़ी में किया होगा क्या उपाय, कैसे सहा होगा पिता, कैसे तुम बचे होगे। पिता बचे हैं तभी हम और आप हैं। कैसे तुमने अपनी पीढ़ी में किया होगा क्या उपाय, कैसे सहा होगा पिता, कैसे तुम बचे होगे। तुमसे मिला है जो विक्षत जीवन का हमें दाय, उसे क्या करें। तुमने जो दी है अनाहत जिजीविषा, उसे क्या करें। कहो अपने पुत्रों, मेरे छोटे भाइयों के लिए यही कहो। ये है
ये है जिसमें कि आपको समझ में आता है कि दरअसल हमारा होना हमारे पुरखों की वजह से हमारा यहां होना है। और पुरखे कोई दूध के धुले हुए नहीं है। और ये इस किताब में कुछ भी करने की कोशिश कवि नहीं करता है, बल्कि यहां तक कि पसीने से लथपथ दिखाता, लिथड़ा हुआ दिखाता है। अजात शत्रु और बिंबिसार के रूप में कामासक्त वासना में लिथड़ा हुआ व्यक्ति भी दिखाता है। अजात शत्रु जैसा खड्ग हस्त लिए हुआ जो एक ऐसा विध्वंसक चरित्र भी दिखाता है। और विमल जैसा बहुत ही मुलायम व्यक्ति भी दिखाई देता है। और जीवक जैसा जिसका नाम मां का पता है न पिता का पता है। कर्ण को जैसे त्याग दिया था कुंती ने, उसी तरह से जीवक की मां ने त्याग दिया था और तब उसका पालन पोषण हुआ था। तो ये पूरी कथा है जिसमें हम अपने पुरखों को समझने की कोशिश करते हैं। एक पिता, एक दादा, एक परदादा, एक लकड़ दादा, एक छकड़ दादा नहीं, बल्कि 2500 साल 100 साल पहले या और उसके पहले। हम इतने संकुचित क्यों हैं? हमको केवल औरंगजेब और बाबर ही क्यों दिखाई देता है? हम नालंदा के खंडरों तक क्यों नहीं जाते हैं? हम क्यों नहीं सवाल करते हैं कि आज से 4000 5000 साल पहले इस मिट्टी के नीचे क्या दफन है? अगर इतिहास के उत्खनन का जो रास्ता राज सत्ता के जो प्रहरी लोग हैं दिखा रहे हैं, अगर वही रास्ता सही है तब तो हम बहुत ही गलत रास्ते पर हैं। इतिहास का जो उत्खनन का या उसको देखने का जो खुला नजरिया होता है वो आपको इस पुस्तक में मिलेगा। इसलिए इसका आत्मज जो दिया है, अपने कवि खुद ही अपने मन का उत्खनन कर रहा है और उसके अचेतन में, उसके सबकॉन्शियस में जो कुछ भी है उसको वो खुला छोड़ दे रहा है। एक एक करके सारे पात्र, इतिहास की घटनाएं अपने समय के साथ जोड़ करके सामने आती हैं। एक जगह इन्होंने लिखा है कि पुरखों की धोई और पोंछी हुई कथा राजा सुनाते हैं। हमको जो कथा पुरखों की मिलती है, राणा सांगा की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, औरंगजेब की, बाबर की, अकबर की या अजात शत्रु की, बिंबिसार की, जो राजा हमको वो कथा सुनाते हैं, विनय कुमार के शब्दों में वो कथा धोई और पोंछी हुई कथा है। राजा सुनाते हैं अपनी प्रजा को और समझाते हैं कि यही इतिहास है। विनय जी इस इतिहास को आपके सामने खोल कर रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बधाई विनय कुमार जी को। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जो इसका मुख्य प्रवक्ता है, जो पूरी कहानी को बुनता है, वो पूरे इतिहास को एक कवि के दृष्टि से सामने रखता है। अब बातचीत को मैं आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर तरुण कुमार को बुलाऊंगा, जो कि कसौटी पत्रिका के संपादक रहे हैं और नामवर सिंह पे उनका एक बहुत अच्छा लेख पढ़ा था और अभी आत्मज पे वो अपने उन विचारों को रखेंगे। हमारे प्रिय और हिंदी के अत्यंत समर्थ कवि, सबके सम्माननीय श्री आलोक धनवा जी, आज के कवि डॉक्टर विनय कुमार जी, हमारे मित्र, महान अभिनेता, साथी बंधुवर डॉक्टर जावेद अख्तर खान साहब, हमारे सामने बैठे सम्माननीय बंधुजन, मित्रों, दिनकर जी की एक कविता या यूँ कहें एक लंबा गीत है। समय असमय का तनिक न ध्यान, मोहिनी यह कैसा आह्वान। बतौर कवि डॉक्टर विनय कुमार, उनका आत्मज नामक काव्य नाटक ऐसी ही मोहिनी आह्वान की सृष्टि है। गांव में मैंने बिना किसी तैयारी के प्रसव होते देखा था, सुना था।
इस आत्मज का प्रसव ऐसे ही किसी तैयारी के बिना हुआ है। मित्रों, मुझको डॉक्टर विनय कुमार जी के सौजन्य से ये किताब मिली। 12 जून की तारीख उस पर थी। 16-17 तारीख को मैं पढ़ रहा था, पहला अंक पढ़ा, उसके बाद व्यवधान कुछ हुआ, लेकिन उस पहले अंक को पढ़ते हुए मैंने देखा कि उस किताब में एक पेज रखा हुआ है, तो थोड़ी टीप ले ली होगी, कुछ मन में आया होगा तो लिख दिया होगा, बाकी पूरा पढ़ना अभी भी बाकी है। कल जब मालूम हुआ कि इस बातचीत में शरीक होना है तो सोचा कि वक्त निकाल करके पढ़ लूँगा, लेकिन एक पोती घर में आई हुई है परसों से, वो कुछ करने नहीं देती है, और कविता क्या पढ़ने देगी तो इसलिए मैं जो भी कह रहा हूँ वो एक अंतरिम संवाद के तौर पर कह रहा हूँ। कवि को नहाना था, नहाकर ब्रंच लेना था और क्लिनिक में जाकर अपना काम शुरू करना था कि अचेतन में फूटे आर्टिजन वेल ने कुछ भी ध्यान न रखा, शब्द बहकर आते रहे और उंगलियां उन्हें फोन के फलक पर रखती गईं। जो लिखा गया वह इस नाटक का पहला अंक था। चेतन में न तो कोई नाटक था और न ही ऐसी कोई योजना थी। बड़भागी हैं कवि डॉक्टर विनय कुमार, जिनके काव्य नाटक का एक पूरा अंग अनायास आर्टिजन बेल की तरह फूट पड़ा। वर्ड्सवर्थ के शांति के परिपूर्ण क्षणों की वाणी की तरह, मंत्र दृष्टा ऋषियों के मुख से फूटे अनायास मंत्र की तरह आगे के अंक लंबे लंबे अंतराल के बाद आए, पात्र रिले रेस की तरह आए, ऐसा कवि ने कहा है। यानी आत्मज पैदा तो अनायास हुआ था, लेकिन कवि को परवरिश में उसे आगे बढ़ाने में मेहनत मशक्कत करनी पड़ी। कवि मनोचिकित्सक भी है, इसलिए इस स्थिति को फ्राइडियन काउच के सहारे समझने समझाने की कोशिश करता है। खुद के अस्तित्व के प्रति सजगता मित्रों आधुनिकता बोध की एक महत्वपूर्ण पहचान है। अपने उत्स आर्य स्रोत, अपने गंगोत्री तक पहुंचने की जिज्ञासा इसका एक स्वाभाविक परिणाम है। एक कवि की रंग यात्रा, यह आत्मज नाटक ऐतिहासिक कतई नहीं है। प्रकाश से अधिक अपने आदि स्रोत की यात्रा ऐसे ही तागों पर चलकर होती है। नदी कहीं से निकलती है, नदी को पता नहीं होता है कि किन रास्तों से होते हुए किस गंतव्य तक पहुंचना है। मनुष्य की जब सृष्टि हुई होगी तो उसे क्या मालूम रहा होगा कि 2025 तक ऐसे ऐसे पहुंचना होगा। अपने आदि स्रोत की यात्रा ऐसे ही तागों पर चलकर होती है। मित्रों की सलाह पर इस रंग यात्रा का नाम आत्मज पड़ा, वरना यह पितृहीन कहलाने वाला था। मुझे यदि नाम देना होता तो मैं नाम देता क्या नहीं सब कुछ, या एक में हर एक, या कुछ से ही सब कुछ। और ये सब कवि के ही शब्द हैं, मेरे नहीं, कविता के भीतर के हैं। मैं फिलहाल अनायास प्रसूत पहले अंक तक अपनी बात सीमित रखना चाहता हूं। आ से उपजे गान की तरह कवि मुख से जो फूट पड़ा, और इस तरह से फूट पड़ना आदि काव्य में पहली बार हुआ था। वाल्मीकि के मुंह से ऐसे ही श्लोक फूट पड़े थे। मुक्त छंद में रचित इस काव्य नाटक में मुक्ति के बावजूद छंदों का आकर्षण है, तुकांत का भी और अतुकांत का भी। यहां यह देख खुशी होती है कि कवि छंद को भी साधने में माहिर दिखाई पड़ता है। जीती हुई हार और हारी हुई जीत है यहां।
कोमल अंतरंग पृथ्वी तो क्रूर व्योम है यहाँ, जो सच है वही वृद्ध भी है यहाँ। नदियां जो प्राण जो मृत्यु भी है, वृद्धों से रचा संसार, संसार के लोग हैं यहाँ। यही कवि के साधन है, साध्य भी, यात्रा और गंतव्य भी। ये लोग ही हैं जिनकी आत्मा से आई करुणा कवि को निमित्त बनाकर बाहर आई है। ये वे लोग हैं जो अपने सारे अटपटेपन में भी कवि के लिए, कवि के शब्दों में कितने सुंदर और मीठे हैं, और कितने खुले जैसे धर्मारण्य, और कितने पवित्र और सिद्ध जैसे भूमि वज्रासन की, कितने उदार छायादार जैसे कोमल किसलयों से भरा विशाल अश्वत्थ। इस रंग यात्रा में कवि के सहयात्री राहुल भद्र, आम्रपाली, अजात शत्रु, भरत मुनि और अन्य हैं। और यात्रा के आखिर में कवि जहां पहुंचता है वहां पीड़ा का यह संगीत सुनाई पड़ता है। धम्म और संग और बुद्ध की शरण में आ जाने मात्र से कोई देवदत्त बुद्ध नहीं हो जाता। धम्म के ओसारे में बैठ पड़ता है मंत्र प्रतिहिंसा के, करता है मार का आह्वान, रचता है क्रूरतर अजात शत्रु। पितृहंता आत्मज जो स्वयं भी पुत्र के वाणों का लक्ष्य। समझ गए थे बुद्ध कि जगत के सारे अंधेरे जगत में ही रहेंगे। समझ गए थे बुद्ध कि जगत के सारे अंधेरे जगत में ही रहेंगे, जैसे इस पृथ्वी पर रात, और चलना है सबको अपने अंधेरों में अकेले ही। तभी तो कहा था अप दीपो भव। बुद्ध ने कहा था अपना दीपक स्वयं बनो। और यह विह्वल अन्वेषी बुद्ध आज कहता है थोड़ा या अधिक पितृहंता हर राष्ट्र, हर समाज, हर व्यक्ति। इसीलिए अप पिता भव। तो यह रहा कहत कबीर सुनो भय साधो, यह पद है निर्वाणा। मैं उलट पुलट रहा था तो लगा कि उलटने पुलटने से यह काम आने वाला नहीं है। इसमें बहुत कुछ है, तहदार है, जिसे समझने के लिए थोड़ा वक्त देकर, थोड़ा रुक कर, थोड़ा ठहर कर कबीर के पद को डिकोड करना होगा, और तभी निर्वाण की प्राप्ति होगी, कविता की भी मुक्ति होगी और आपकी भी मुक्ति होगी। और चतुर सुजान आगे इसकी उपयुक्त व्याख्या करेंगे, आख्या करेंगे। यह एक चतुर अजान की एक प्राथमिक प्रतिक्रिया थी। आप लोगों ने इसे गौर से सुना। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अभी तरुण कुमार ने हमें एक शास्त्रीय व्याख्या आत्मज की। उसमें कविता के क्षणों की बात हुई। कविता की सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि दुख और कविता सदा इतिहास के समझ के बाहर से होती है। नीत्शे कहते थे कि इतिहास, विज्ञान और तर्क ये सभी मानव जीवन को समझने के लिए काफ़ी नहीं है। अरस्तु के आने से पहले जितने भी दार्शनिक संवाद होते थे वो कविता के माध्यम से होते थे, गद्य के माध्यम से नहीं होते थे। और चूँकि ये काव्य नाटक है और मूलतः काव्य है, और कविता पे जब हम आलोचक के दृष्टि से बात करते हैं तो कई लोगों का मानना है कि जब हम आलोचना करते हैं तो कविता को समझने में एक बाधा खड़ी करते हैं। तो कविता को समझने के लिए इससे अच्छी बड़ी बात क्या होगी कि एक कवि कविता पे बात करे। आलोक धनमा जो एक बड़े कवि हैं भारतीय परिदृश्य के, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वो आशीर्वचन के रूप में कुछ आत्मज पे बोले। बोल रहे हैं आएंगे। ये मेरी किताब।
मंच पर बैठे हमारे प्रिय कवि, जिनकी पुस्तक पर हम लोग आज बहस कर रहे हैं, डॉक्टर विनय कुमार जी, जावेद अख्तर, जो हमारे मित्र भी हैं, बहुत अच्छे अभिनेता भी हैं और हिंदी के प्रसिद्ध प्राध्यापक भी, और हमारे बहुत प्रिय प्रोफेसर तरुण कुमार जी, जो राष्ट्रीय ख्याति के प्रोफेसर हैं, डॉक्टर नामवर सिंह, नेमचंद जैन, इसको हाँ ठीक है, तो उनके शिष्य रहे, केदार जी से उन्होंने पढ़ा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में। मैं उन दिनों जाता भी था वहाँ, और देश में सबसे ज़्यादा व्याख्यान मैंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में ही हमने दिया, और उस समय के सारे लोग मुझको याद हैं, और भारत भी कुछ और था और दुनिया भी कुछ और थी। ऐसे समय में जो लोग लिख रहे हैं वो ज्ञान के प्रहरी हैं। ज्ञान के जो प्रहरी हैं वही इस दुनिया में फैले तिमिर को भेद पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि हम नहीं भेद पाएंगे, हमने हिटलर को परास्त किया। हिटलर से ज्यादा क्रूर तानाशाह नहीं आया आधुनिक इतिहास में। 6 करोड़ लोग उससे लड़ते हुए शहीद हुए, लेकिन हिटलर को पराजित किया, और पराजित ही नहीं किया, उसको आत्महत्या के लिए मजबूर किया। वो अपने ही तहखाने में उसने आत्महत्या की। जो महान अभिनेता हुए मुख्य फिल्मों के जमाने से, चार्ली चैपलिन, उनकी वो फिल्म जरूर देखिए, द डिक्टेटर। उसमें उन्होंने उसको दिखाया, उस आदमी को, और हिटलर के बारे में आप लोग जानते हैं। लेकिन वो तो एक क्रूरता की प्रक्रिया है। इसमें एक क्रूर जाएगा, फिर दूसरा क्रूर आएगा, फिर तीसरा क्रूर आएगा। एक अपोजिशन था हिटलर के जमाने में, एक अपोजिशन था जिसमें अमेरिका भी और ब्रिटेन और सोवियत संघ और चीन, जापान, सब लोग शामिल थे। बहुत सारे देश, हमारे देश, हमारे यहाँ थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी थे, जवाहरलाल जी थे, और दूसरे जो बड़े लेखक, हमारे फणीश्वर नाथ रेणु जैसे लेखक थे उसमें, और बच्चन जी जैसे कवि थे, राष्ट्र कवि दिनकर थे। कोई हिटलर के साथ नहीं था, कोई भी नहीं। और अब जो लोग आए हैं उनका उस भारत से कोई संबंध नहीं है। जो भारतीय गणतंत्र जिसको कहते हैं, भारत गणतंत्र, जो आपके पासपोर्ट पर लिखा रहता है, उसकी लड़ाई 250 साल चली, और आप स्वयं शिक्षित लोग हैं। उसके बाद ये लोग आए। अब वो धीरे धीरे कभी बाबर की मस्जिद गिराएंगे, और कभी औरंगजेब की, और किसी दिन ताजमहल को भी गिरा देंगे। और 4 मीनार जिसके ठीक सामने, आई मीन इन फ्रंट ऑफ, हैदराबाद में जैसे ही मेरी सुबह होती थी तो मैं चाय पीता था हैदराबाद में, तो वो देखता था कि सामने 4 मीनार खड़ी है। तो ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको कि डॉक्टर विनय कुमार जी डॉक्टर तो बहुत अच्छे हैं ही, वो शुरू से ही बहुत अच्छे कवि रहे। कविता की गहन सृजन शक्ति है उनमें,
और इनकी जो पहली किताब प्रकाशित हुई थी उसका IMA हॉल में उसके लोकार्पण में मैं शामिल था। ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूं कि किसी को ये भ्रम नहीं हो कि हमारा दिमाग गड़बड़ है। नहीं नहीं नहीं, शरीर गड़बड़ है। उसमें अरुण प्रकाश भी थे और लीलाधर मंडलोई भी थे। नचकेता जी थे। तो बहुत पहले की बात है। तो पटना में भी हमने नए नए जो लड़के आ रहे हैं, नौजवान, यहाँ अरुण बाबू बैठे हैं, हमारे छोटे भाई अनिश अंकुर बैठे हैं, जयप्रकाश भी कहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि आप ज्ञान की प्रक्रिया को जाम नहीं कर सकते, आप उसको रोक नहीं सकते। जब मिर्जा गालिब ये कहते हैं कि बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे, तो ये क्यों कहा उन्होंने? फैज अहमद फैज ने सिर्फ एक लेख लिखा और मैं मिर्जा गालिब पर लिखा। आप वो पुस्तक उठा के देखिए जिसको हमारे महान कवि शमशेर बहादुर सिंह ने और त्रिलोचन शास्त्री ने उसको तैयार किया वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक फेलोशिप में। तो भारत में इतने बड़े, जैसा अभी राहुल जी का नाम ले रहे थे बार बार जावेद साहब, राहुल ने मध्य एशिया का इतिहास लिखा, गए वहाँ 18 डिग्री टेम्परेचर में गए, माइनस में। लोग पूछते थे राहुल जी से कि रावा कैसे जेली हो जहाँ उतना बर्फ में? कहला कि राम लड्डू खा के। कहला कि राम लड्डू कहा? कल के अंडा 16-17 अंडा खा जाते थे। भारत में किसी भी प्रदेश में उतने सुंदर लोग नहीं हुए राहुल जी जितने सुंदर थे। राहुल और हमारे महाप्राण निराला इतने सुंदर थे। विशाल शरीर था, उतनी ही अच्छी मेधा थी और उतना ही बड़ा ज्ञान था उनका। और मंच का समय खत्म हो रहा मंच का ये हमको बता रहे हैं कि मंच का जानते हैं कि ये तो बूढ़े आदमी हैं, इनको बहुत कुछ याद भी है और ऐसा नहीं है। हम समाप्त करेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है। आत्मज को पढ़िए, आपके आधार कार्ड पर भी यह शब्द है आत्मज, आधार कार्ड। तो बहुत बधाई देता हूं मैं विनय कुमार जी को भी और प्रोफेसर जावेद अख्तर खान साहब को और प्रोफेसर तरुण कुमार जी को और जो सभागार में हमारे मित्र हैं कि अंत जो है सिर्फ बर्बरता का ही है दुनिया में। अच्छे कार्यों का अंत कभी नहीं होगा। जो अच्छे काम किए गए और आगे फिर किए जाएंगे उसका इतिहास अमरत्व लिए आता है और अमरत्व लिए ही जारी रहता। कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में है। एक फॉर्मेलिटी है कि इसकी स्मृति रहे तो एक किताबों के साथ एक तस्वीर हो जाए। कार्यक्रम लगभग समाप्त है। एक